नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ बच्चे मुझे लगातार रिस्पांस दे रहे हैं, रेगुलर का आंसर मुझे भेज रहे हैं, दीपक, राज और भी कामनी लोग। पर कुछ बच्चे इनएक्टिव टाइप से केवल वीडियो देख रहे हैं। दिक्कत नहीं है उसमें, आप देख सकते हो, पर अगर आप आंसर नहीं भेजोगे तो उस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, और अगर डिस्कशन नहीं होगा तो आपको अपनी कमियां समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप सही लगा पाइए या गलत लगा पाइए, उसको आंसर के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में एक रफ में लगाकर बढ़िया फ़ोटो खींचकर आप ज़रूर भेजिए हमें, है ना। चलिए, आज हम बताए थे कि चैप्टर नंबर 1 आपका ख़त्म हो रहा है और आज आपको कुछ अंकीय प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको पहले ही बता दें कि अंकीय प्रश्न आज हम फर्स्ट डे लगवा रहे हैं। अगर इसका आंसर सभी बच्चों ने देने की कोशिश की, जो भी होमवर्क आपको मिला, तो मैं ज़रूर आगे भी एक क्लास या 2 क्लास आपका अंकीय प्रश्न का कर दूंगा। नहीं तो फिर अगले चैप्टर की ओर अपन लोग बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्या टॉपिक है आपका? अंकीय प्रश्न, न्यूमेरिकल, है ना। तो इसमें से न्यूमेरिकल लगाया कैसा जाता है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोग पहले भी ऐसे न्यूमेरिकल लगा चुके हो तो आसान लगेगा। क्वेश्चन की कठिनाई नहीं, यहाँ से हम लोग इसका मेथड समझेंगे कि हमें कैसे लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, 2 व 4 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इसके मध्य लगने वाला विद्युत बल ज्ञात कीजिए। हालांकि कई बच्चे कॉपी पेन उठाकर इसे सॉल्व करने में जुट गए होंगे, इतना सरल है। लेकिन चूंकि हमें विधि को समझना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक स्टेप सीखना है, तो इसलिए इसे आराम से और धीरे धीरे लगाने के स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल जब आए तो आप उसमें क्या देखोगे कि इसमें अब आपको दिया क्या क्या गया है। अगर जैसे पेपर वगैरह हुआ या कि क्वेश्चन किसी बुक में लिखा हुआ है या कि कोई बोल रहा है क्वेश्चन, तो उससे पहले रफ में लिख लीजिए और जिस कलर से आप लिखे हो उसके किसी अन्य कलर का पेन लीजिए और उन चीज़ों को अंडरलाइन करिए जो कि आपको दी गई हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले 2 आवेश दिए गए हैं। पहला आवेश, सॉरी कलर मैं चेंज कर दूँ इसके लिए, क्योंकि अलग कलर से दिखे आपका, ग्रीन कलर मैंने ले लिया है ना। तो आपको सबसे पहले आवेश की वैल्यू दी गई हैं, 2 कूलाम व 4 कूलाम, यहाँ देखिए। तो इसे हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के आवेशों के मध्य की दूरी भी आपको दी गई है, यहाँ पे देखिए 2 मीटर। भाई 2 और 4 कूलाम के 2 आवेशों को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपको ये 3 चीज़ें दी गई हैं, पहला आवेश 2 कूलाम का, दूसरा आवेश 4 कूलाम का, और इन दोनों के मध्य की दूरी 2 मीटर। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आवेश के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम उसे धनावेश मान लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा? दोनों धनावेश होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी चीज़ें हमें दी गई हैं उसके आधार पर एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। भौतिकी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चित्र बना पाना अत्यंत आवश्यक है। तो चित्र बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास 2 आवेश हैं तो हमने 2 आवेश Q1 को और Q2 को बना लिया है, देखिए यहाँ पे, है ना, और दोनों का मान लिख दिया है। हाँ, ये इसी स्टेप में आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उस चित्र में ज़रूर दर्शाइए। होगा क्या कि जब आप शुरुआती न्यूमेरिकल लगाते रहोगे तो तब आपको दिक्कत होगी, तो तब आप लिखिए ज़रूर, पर कुछ दिनों बाद जब हो जाएगा, जब आपका अभ्यास अच्छा खासा हो जाएगा न्यूमेरिकल पे, तो आप इसे नहीं लिखोगे, केवल चित्र की कल्पना भर कर लोगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन शुरुआत के लिए आवश्यक है कि आप चित्र बनाइए और जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको वहाँ पे नोट करिए, लिखिए आप। जैसे कल एक क्वेश्चन का आंसर आया था दीपक के द्वारा, तो उसमें एक छोटी सी गलती मुझे मिली थी, बाकी सारा क्वेश्चन सही था, कि उन्होंने चूंकि चित्र नहीं बनाया था, तो जब वो कन्वर्जन कर रहे थे सेंटीमीटर को मीटर में, तो उस समय कन्वर्जन में छोटी सी गलती उनकी हो गई थी और सारा का सारा सवाल गलत हो गया उसके चलते। तो चित्र बना पाना शुरुआत करने के लिए न्यूमेरिकल बहुत आवश्यक है। तो मैंने चित्र बना के 2 आवेशों को यहाँ पे लिख दिया, और तीसरी चीज़ जो मुझे दी गई थी, इनके मध्य की दूरी r बराबर 2 मीटर, उसे भी मैंने लिख दिया। तो दिया गई सारी चीज़ें लिख दिया गया है यहाँ पे।
अब आपको आगे देखना है कि आपसे इसमें पूछा क्या गया है। तो इसके मध्य लगने वाला विद्युत बल ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, बल। तो आप F बराबर क्वेश्चन मार्क उसी चित्र के बगल में लिख लीजिए कि आपको F कैलकुलेट करना है। तो जैसे ये छोटा कैलकुलेशन था, अगर लंबा कैलकुलेशन भी हुआ तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने में जो आपका समय बर्बाद होना वो बच जाएगा। चित्र को एक नज़र देखोगे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाया करेंगी। तो इसलिए इसका अभ्यास जरूर करिए इस तरह से सवाल को करने का। अब जो आपसे पूछा गया है, बल पूछा गया है और आवेशों के मध्य का बल पूछा गया है, तो निश्चित है कि स्थिर विद्युत बल से रिलेटेड है। और स्थिर विद्युत बल में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आप लोग पढ़ चुके हो, कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग नियम। और इस नियम के आधार पर दो बलों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सबसे पहले आप ये लिख दो। अब जो जो वैल्यू आपको दी गई उन्हें रख दीजिए। तो 1/4πε0 तो नियतांक था, तो 9 × 10⁹ इसका मान आपने रख दिया। जबकि आवेशों का मान 2 और 4 है तो 2 × 4 रख दिया। बटे में दूरी का वर्ग है r का वर्ग, यानी r का मान 2 है तो 2 का वर्ग। अब 2 दूना 4 हो गया, 4 से 4 आपका कट गया, शेष बचा 2, 2 का गुणा 9 में कर दीजिए तो 9 दूनी 18 × 10⁹ और बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन आ गया। तो शुरुआती न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ इसी स्टेप से करने की कोशिश करिए। जब 4, 6, 10 न्यूमेरिकल आप लोग लगा डालोगे ना तो अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा समय आपका यहाँ पे बर्बाद हो रहा है वो समय आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, स्पीड की ज़रूरत कहाँ होती है, चाहे 12th का पेपर हो आपके बोर्ड का, चाहे आपका AIEEE हो, चाहे नीट हो, चाहे अन्य कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो आपके, है ना। हर जगह पे क्या होता है, टाइमिंग शॉर्टेज पड़ता है आपके लिए, है ना। कई बच्चे जब बोर्ड का पेपर देकर निकले तो मुझसे ये बोले कि सर टाइम कम पड़ गया, लिख नहीं पाए पूरा, ऐसा टाइप से। तो टाइमिंग की बचत करने के लिए स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना आवश्यक है। और स्पीड कब बढ़ेगी, अगर आप पहला ही क्वेश्चन को अच्छी स्पीड में करने की कोशिश करोगे तो 100% उसमें गलती ज़्यादा करोगे आप। सवाल तो थोड़ा फास्ट भले कर लो आप, लेकिन गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है उसमें। पर जब शुरुआती क्वेश्चनों में अभ्यास ऐसा किया जाएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो ठीक है, आप लोग इसी टाइप से क्वेश्चनों का अभ्यास करोगे। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए आगे मैं ये सोच रहा था कि कोई बाहर का न्यूमेरिकल करवाने से पहले NCERT को अपन लोग टारगेट करें, है ना। क्योंकि NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन 0 लेवल के भी हैं, मतलब बेसिक लेवल के हैं, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे हाई लेवल के भी हैं। तो अगर NCERT के क्वेश्चन समझ में आ गए तो बाहर के लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कुछ जो नहीं बनेंगे उनकी चर्चा अपन लोग बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये आपके स्क्रीन के सामने इसे पुश करके देख लीजिएगा। NCERT के कुछ क्वेश्चन हैं, है ना। अगर आप जूम नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्रम से क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ जूम करके। सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे कर लेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ और कोशिश करिए कि इसका होमवर्क के टाइप में लेकर इसे सॉल्व करके मुझे आप भेजिए। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेश छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, इनके बीच का बल बताना है। ध्यान रखिएगा इसमें केवल बल पूछा गया है और आप ये भी बताइएगा कि इस बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण होगी या प्रतिकर्षण। आप दोनों आंसर दोगे मुझे, है ना। तो आइए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसमें क्या करना है। दोनों के बीच की दूरी r बराबर 30 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये CGS मात्रक है तो इसे किस में बदलना पड़ेगा, SI मात्रक में। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा आप 10⁻2 का गुणा करते हो। अब चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो या तो आप S का गुणा कर लो या फिर 100 का इसमें भाग दे दो, तो 0.3 मीटर आ जाएगा आपका, है ना। दोनों ही मेथड से कर सकते हो, दोनों से आंसर आपका वही आएगा। तो R का मान आपको ये दिया गया है, फिर दो आवेश दिए गए हैं तो Q1 को आप 2 × 10⁻7 कूलाम और Q2 को 3 × 10⁻7 मान लोगे। फिर कूलाम के नियम वाले सूत्र में सीधे मान रखकर आपका व्युत्क्रम वर्ग वाले सूत्र में आप इसका आंसर निकाल लोगे कैलकुलेशन करके, है ना।
तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर भेजिए। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, अंकीय कुछ गुणा और भाग आपको मिलेंगे और घातों को जोड़ना और घटाना। तो आप दो नियम घातों के लिए रखिएगा, याद रखिएगा, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और जोड़ते समय ध्यान रखिएगा चिन्ह के साथ जोड़िएगा। अगर धन चिन्ह है तो धन रखिएगा, ऋण है तो ऋण, और अगर धन ऋण रहा तो आपस में घटा के उसका आंसर लाइएगा, और जो सब संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह वहाँ पे घात के रूप में लगा दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात घातों के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर घात को आप हर से अंश में ले जाते हो तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, या कि अंश से हर में ले जाते हो तो भी उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, सही जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर ज़रूर सही आएगा। और सभी बच्चे कॉपी में लगाकर इसे मुझे ज़रूर दें। अगला भी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है और बहुत ही आसान है, इसीलिए इसको भी होमवर्क देंगे, लेकिन पहले इसमें भी हिंट दे दें आपको। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण इतना बल लगता है 0.2 न्यूटन का। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल कितना है। बिल्कुल, देखो दूसरा आंसर पहले मैं आपको दे दूं, दोनों के मध्य का बल कितना दिया गया है, 0.2 न्यूटन। और आपको मालूम है कि स्थिर विद्युत बल जो लगाते हैं आवेश एक दूसरे पर, तो दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगाया गया बल क्या होता है, समान होता है। तो इसीलिए दूसरे का आंसर उतना ही आएगा जितना दोनों के मध्य का बल है, 0.2 न्यूटन। तो दूसरा आंसर तो आपका ऐसे ही थ्योरिकल मिल गया, कॉन्सेप्ट के आधार पर। आपको पहले का आंसर निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया गया है, एक आवेश, दो आवेश और दोनों के मध्य की दूरी, यानी तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। सॉरी, दूरी नहीं, दोनों के मध्य का बल। चौथी चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आप पहले Q1 बराबर लिखिए 0.4 माइक्रोकुलाम, पर माइक्रोकुलाम SI यूनिट नहीं है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी आवेश माइक्रोकुलाम में हो उसे कुलाम में बदलना हो तो 10 की घात ऋण 6 का गुणा कर लेते हैं। तो इसीलिए जब इसे आप कुलाम में बदलोगे तो 0.4 गुणे 10 की घात ऋण 6 कुलाम आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू मिल गई आपको। फिर F का मान आपको दिया गया तो F बराबर 0.2 न्यूटन लिख लीजिए। फिर आपको Q2 की वैल्यू दी गई है 0.8 माइक्रोकुलाम, इसे भी आपको कुलाम में बदलना पड़ेगा SI यूनिट में। तो 0.8 गुणे 10 की घात ऋण 6 कुलाम आ जाएगा। अब आपको सारी चीज़ें मिल गई, F मिल गया, Q1 Q2 मिल गया, और R आपके पास नहीं है। तो R का मान हम ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा इस सूत्र में देख लें। देखिए F बराबर क्या था आपका, 1/4π0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पर यहाँ पे F दिया गया है और R नहीं दिया गया है, R। तो आप अगर तीसरा गुणा करोगे तो R स्क्वायर यहाँ चला आएगा, F इसके बटे में। फिर R का जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर पूरा क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो R बराबर अंडर रूट 1/4π0 Q1 Q2 बटे F आ जाएगा। अब 1/4π0 Q1 Q2 और F का मान आप रख के कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको करना है, और ये दोनों सवाल आपको मुझे एक अच्छे से रफ में करके देना है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपके किए जाने पर ही मुझे समझ में आएगा कि आपका सवाल में इंटरेस्ट है कि नहीं। और अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो ही मैं आगे न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, नहीं तो आगे मैं अगला चैप्टर कल अगले वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तीसरे क्वेश्चन से 2-3 नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मतलब बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसका आंसर आप कैसे निकाल लिया करोगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसे अपन डिटेल में समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे g यम इलेक्ट्रॉन यम प्रोटॉन यम ई यम पी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं फिर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। के जो है वो कूलाम नियतांक या कप्पा नियतांक है 1/4π0। ठीक है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का। ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि कितना होता है 6.67 × 10⁻11। आप लोग कहाँ पढ़ कर आए हो इसे, ध्यान करिए, 11th में पूरा आप इसे दोहरा कर आए हो, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का जो पोर्शन था उसमें आपने इसको देखा था। यम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg, है ना। यम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन
ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो सारी वैल्यू आपको मिल गई हैं। तो आपको क्या जांच द्वारा सुनिश्चित करना है कि ये एक विमाहीन राशि है। ठीक है, जहां भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका मान रखकर ये अनुपात कितना आएगा ये ज्ञात करना है आपको। तो आइए चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका दो भाग है इस क्वेश्चन का। पहला भाग आपको ये सिद्ध करना है कि ये विमाहीन राशि है। तो 11th का अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा विमा वाला पोर्शन, तो आपको याद होगा कि किसी भी चीज़ की बीमा निकालने के लिए सभी राशियों की बीमा निकाल कर अपन रख देते थे और घातों का कैलकुलेशन कर लेते थे, वही उसका फाइनल बीमा होता है। तो अगर हम सभी राशियों की बीमा इसमें रखें, जैसा ये अरेंज है, जो चीज़ें गुणे में है गुणे में, जो चीज़ भाग है भाग में रख लें और उनकी घातों का कैलकुलेशन करें, अगर फाइनल जो घात है वो हमारी 0 आ जाए सभी राशियों की, तो ये क्या हो जाएगा, बीमाहीन राशि होगा। तो आइए देखते हैं कि कूलाम नियतांक है, इसकी बीमा हमने इतना बताया था, ML3 T−4 A−2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यही कूलाम के नियम वाले में आप क्या करिए, K का बीमा निकालना है। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर में R स्क्वायर का तिर्यक गुणा करेंगे तो FR स्क्वायर और Q1 Q2 को बटे में ले जाएंगे तो FR स्क्वायर बटे Q1 Q2 बराबर K आ जाएगा। तब F की बीमा, R की बीमा जो कि L होगा और Q1 Q2 की बीमा रखेंगे, Q की बीमा क्या हो जाएगी, आवेश की AT होती है, और सभी का कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपकी फाइनल बीमा इसकी आ जाएगी। E की बीमा ये आवेश है, इसका AT हो जाएगा। G की बीमा पिछले साल आपको कैलकुलेट करवाया गया था, नहीं करवाया गया था तो आप फिर से रख लोगे। इसको भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं जो लोग करना चाह रहे हैं। F बराबर G M1 M2 बटे R का स्क्वायर होता है। तो तिर्यक गुणा करोगे तो FR स्क्वायर और M1 M2 बटे में चला जाएगा, तो कैपिटल G बराबर क्या आ जाएगा, FR स्क्वायर बटे M1 M2। फिर सभी की बीमा आप रख दीजिए। F की बीमा MLT−2, R की बीमा L और M1 M2 की बीमा M रख देंगे और सभी का कैलकुलेशन करेंगे तो ये बीमा आपको कितना मिलेगा, M−L3 T−2। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों द्रव्यमान है, इनकी दोनों की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल M। तो आइए देखते हैं आगे। आपके लिए इसकी बीमा निकालनी है KE स्क्वायर बटे GMP ME की, है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए K की बीमा ऊपर से देख लीजिए ML3 T−4 A−2 है, जबकि E की बीमा AT है, पर चूंकि E का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर लग जाएगा। G की बीमा M−L3 T−2 है और MP और ME का बीमा M और M होगा। ठीक है ना। तो ये हमने केवल इस लाइन में मान रखा है अभी। अब आइए इनकी घातों का कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं। ऊपर देखिए A की बीमा यहाँ पे ऋण 2 है और यहाँ पे धन 2 है, तो जब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो ऋण 2 से धन 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, A की घात 0 आ जाएगा, है ना, यानी कि A को यहाँ से हम हटा सकते हैं। फिर देखिए T की घात 2 है, यहाँ पे T की घात ऋण 4 है, तो ये ऋण है ये धन है तो आपस में घट जाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 2 यहाँ पे बचेगा, है ना। तो वही हमने अगली लाइन में कर दिया। और ML3 उसी प्रकार से रहेंगे तो ML3 T−2 और A गायब हो गया है। हर का कैलकुलेशन कर लें, M गुणे M, पर यहाँ पे ऋण 1 है, यहाँ पे धन 1, यहाँ पे धन 1, तो तीनों घातें आपस में जुड़ेंगी, तो ऋण 1 से धन 1 एक ठो कट जाएगा, केवल एक ठो बचेगा आपका, तो इसलिए क्या आ गया, ML3 T−2। अब देखिए दो चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हो आप, चूँकि अंश व हर की सभी घातें समान हैं तो दोनों सभी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। या फिर आप ऐसा करो कि हर वाले सभी संख्याओं को आप अंश में ले जाओ तो इनकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो M की घात ऋण 1 हो जाएगा और धन 1 में ऋण 1 गया तो 0 बच गया। फिर L को ऊपर ले जाओगे तो L की घात ऋण 3 हो गया, ऋण 3 में से धन 3 गया तो क्या बचेगा, L की घात 0। T को ऊपर ले जाओगे तो धन 2 हो जाएगा, तो धन 2 में से ऋण 2 गया तो T की घात क्या हो जाएगा, 0। तो तीनों की बीमाएँ क्या आ गई हैं, 0। इसीलिए ये जो राशि है आपकी, ये संपूर्ण राशि क्या है आपकी, विमाहीन राशि है। तो पहली चीज़ हमने सिद्ध कर ली। अगर 12th बोर्ड में आता है तो आप इसी प्रकार सिद्ध करोगे। अब मज़ेदार चीज़ एक देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड, तुरंत ही आप किसी भी चीज़ को समझ जाओगे कैसे होगा। तो देखिए
ये सूत्र कहाँ से निकला है ये जानने के लिए आपको, अगर आप एक काम करो, थोड़ा सा मैं आगे करके दिया था आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा क्या करो कि इसको चित्र की सहायता से न्यूमेरिकल स्टाइल में लगाओ, जैसा कि पहले स्टेप मैंने बना लिया। तो एक प्रोटॉन को बना लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को बना लीजिए, इनके मध्य की दूरी r कर दीजिए। अब इन दोनों के मध्य दो प्रकार के बल लगेंगे, एक तो स्थिर विद्युत बल, दूसरा गुरुत्वीय बल। तो दोनों का अलग अलग अपन लोग मान निकालते हैं। तो स्थिर विद्युत बल कितना होगा, दोनों आवेशों का गुणनफल, और दोनों का आवेश कितना होता है E के बराबर, तो ke² बटे r का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा गुरुत्वीय बल Fg बराबर Gme बटे r का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है ना। तो इतना हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों का भाग दें तो क्या हो जाएगा, Fe बटे Fg LHS में बराबर ke बटे r स्क्वायर बटे Gme बटे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंश में आपका क्या बचेगा, ke² बटे Gme। यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल Fe और गुरुत्वीय बल Fg का अनुपात है। ठीक है। और आपको यहीं पे बता दूं कि वार्षिक परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि दो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन, या दो प्रोटॉन प्रोटॉन, या दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से कोई एक चीज़ दिया गया होगा आपको, के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात बताइए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव कई बार आपका। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे, इस अनुपात का मान निकालने जाएंगे, तो ये अनुपात जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वीय बल के मध्य का अनुपात आएगा। ठीक है। तो मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आपको निकाल कर दे रहा हूँ। आप लोगों का होमवर्क, अगला होमवर्क ये है कि आप प्रोटॉन के मध्य का ये बल बताएंगे, और कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, मतलब सभी लोग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य का मैं बता दे रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य का और प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य का स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात आप लोग कैलकुलेट करके मुझे दोगे। ठीक है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहला, जितनी चीज़ें आपकी इस सूत्र में आपको मिली थी अभी देख लीजिए, Gme और Gmp, इतनी लोग चीज़ों का आप मान लिख लीजिए। तो K का मान कूलाम नीयतांक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है, जो कि कितना होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। G का मान अभी अभी आप लोग देख चुके हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है। अब आपके लिए यही चीज़ दी गई थी, इसी का मान आपको कैलकुलेट करना था। तो मैंने सब चीज़ों का मान रख दिया। K का मान देखिए ऊपर से उठा के 9 × 10⁹ गुणे E स्क्वायर है, तो E का मान 1.6 × 10⁻19, और इसका क्या कर दिया है होल स्क्वायर। G का मान 6.67 × 10⁻11 रख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि गुणे का निशान भूल गया है तो वो इकट्ठा दिख रहा है आपका। ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। केवल यहाँ पे मैंने मान प्लेस किया है। अच्छा, देखने में ये बहुत कठिन और बहुत हार्ड दिख रहा है, लेकिन होता बहुत सरल है इसका कैलकुलेशन, है ना। तो इसके कैलकुलेशन के लिए भी एक स्टेप अपनाइए। सबसे पहले 10 की घातों को कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो देखिए मैंने यहाँ पे अंश की घातों को कैलकुलेट किया है। जब इसका कोष्टक हम खोलेंगे तो a की घात m की होल घात n वाला सूत्र लगेगा। तो इसका मान क्या होता है, a की घात m गुणे n, यानी कि इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 19 दूना क्या बचेगा 38, पर ये ऋणात्मक चिन्ह है तो क्या बचेगा ऋण 38। ठीक है। तो ऋण 38 में ये धन 9 घट जाएगा, तो 38 में से 9 गया तो कितना बचेगा ऋण 29। तो 10 की घात का कैलकुलेशन हो गया।
अब शेष बचा ये चीज़, तो चूंकि इसकी होल स्क्वायर था तो 1.6 का भी आप स्क्वायर करोगे तो 16 16 हम 256 होता है, इसीलिए 2.56, ठीक है ना। और 9 आपका पहले से रहा आएगा। तो हमने यहाँ पे कोशिश ये की है कि 10 की घातों को पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद शेष बची संख्याओं का कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। फिर देखिए नीचे हर में क्या था, 6.67 का गुणा 9.1 में हो जाएगा और 1.6 में, तो इन तीनों चीज़ों को हमने पहले लिख लिया। शेष बची 10 की घात है, 10 की घात ऋण 11, 10 की घात ऋण 31, 10 की घात ऋण 27। चूँकि तीनों का मान कैसा है, ऋणात्मक है, तीनों की घातें क्या है, ऋणात्मक हैं, तो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, पर चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण का। तो इसीलिए तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 10 घात -69। ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो देखकर ये समझ में नहीं आएगा, इसे आपको अपने रफ में भी कैलकुलेट करके देखना होगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 10 की घात का फाइनल कैलकुलेशन करने के लिए जो 10 की घात हर में है उसे हम अंश में ले जाएंगे, है ना। तो ये आपस में, ये ऊपर जाके धनात्मक हो जाएगा और ये क्या रहेगा आपका ऋणात्मक, तो आपस में घट जाएंगे। तो 69 में से 29 गए तो क्या बचेगा, 10 की घात -40, क्योंकि ये ऊपर जाके धनात्मक हो गया था 69 और ये 29 से बड़ी संख्या है, इसीलिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ गया, 10 की घात 40। और इनका कैलकुलेशन आप करने के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे आसानी से किया जा सकता है। 1.6 से आप इसको काटोगे तो 1.6 बचेगा, क्योंकि 16 16 हम 256 होता है, ठीक है ना। उसके बाद 9.1 को आप लगभग 9 माही मान लीजिए, तो 9 से 9 आप कैंसिल आउट कर लीजिए। फिर 1.6 बटे 6.67 आपको बचेगा, तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.229 आ जाएगा लगभग आपका, है ना। तो 0.229 गुणे 10 घात 40 आपका बचेगा। और जब आप इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहोगे तो दशमलव को एक अंक आगे खिसका दोगे, तो 2.29 गुणे 10 घात 39 हो जाएगा, एक घात आपकी घट जाएगी। तो सबसे मुख्य बात, ये वैल्यू नहीं होती है इन क्वेश्चनों में। जब भी आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन देगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात बताइए, तो आपको अनुपात में ये मान नहीं पूछा जाएगा, आपको ये मान पूछा जाएगा कि इसकी कोट कितनी होगी। तो किस कोट का होता है, 10 की घात 39 न्यूटन की कोटि का, याद रखिएगा। इसी तरह आपको कोट ज्ञात करना है एक प्रोटॉन के मध्य का और इलेक्ट्रॉन के मध्य के इन बलों का, और ये दोनों बल इससे अलग आएंगे, ध्यान रखिएगा, और हमेशा ही याद करने लायक ये मान रहेंगे आपके लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी जितने आपको होमवर्क दिए गए हैं इनको ज़रूर लगाइए, बहुत ही आसान आज के होमवर्क हैं, आप सही लगाइए चाहे गलत लगाइए। अगर मुझे रिस्पांस मिला तो ही मैं आगे न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, अन्यथा मैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़िए आप, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।